तो दोस्तों आपके डिमांड के अनुसार मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एनसीईआरटी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम स्टार्ट किए हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी, जिसमें हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है क्या कब कहाँ और कैसे। जी, तो इस चैप्टर को आज हम बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पहले बता देता हूँ एनसीईआरटी से रिलेटेड। आप किसी भी यूट्यूब में जो यूपीएससी टॉपर है उसके इंटरव्यू देखिएगा तो उसका पहला कथन ये ही होता है कि एनसीईआरटी कर लीजिए, आपका 40-50 से प्रतिशत जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी सीरीज़। तो क्या एनसीईआरटी में हमें सब कुछ पढ़ना होगा? जी नहीं, आपको मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो कि एनसीईआरटी में यूपीएससी के रिलेटेड इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो गाइस चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये चैप्टर स्टार्ट होता है इस लड़की के एक विचार से। इसका ध्यान अचानक एक अखबार पर गई जहाँ पर लिखा हुआ था 100 साल पहले। हम तो कुछ इस प्रकार के सोचते नहीं हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो इसने पूछा कि हम कैसे पता लगाएं कि इतिहास में क्या हुआ था, कुछ साल पहले क्या हुआ था। तो गाइस इसी को हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि इतिहास में क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था। तो चलिए हम कैसे पता लगाएं कि क्या हुआ था उस समय। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम या तो रेडियो का सहारा ले सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा पुरानी बात हो तो उसके लिए हम उस समय पर जो आदमी था उससे हम बात कर सकते हैं, उससे कुछ हम सहारा ले सकते हैं और उस समय की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर घटना बहुत पुरानी हो, लगभग करोड़ों वर्ष पहले, तब हम कैसे पता लगाएं कि उस समय क्या हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए हम कार्बन डेटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। आपको पता है गाइस कि कार्बन डेटिंग मेथड काफ़ी प्रसिद्ध तरीका है इतिहास को जानने का। तो चलिए हम देखते हैं कि अतीत के बारे में हम किन किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अतीत से हमें बहुत कुछ ऐसे चीज़ों की जानकारी प्राप्त मिलती है, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, वो शिकारी थे, पशुपालक थे, कृषक थे, व्यवसाय करते थे, पुरोहित थे या फिर कोई शिल्पकार थे। इस प्रकार के बहुत सारे हमें जानकारी मिल जाती है, लेकिन उन्हीं चीज़ों की जानकारी मिलती है जिसका साक्ष्य हमें मालूम होता है, जिसकी साक्ष्य हमें मिलता है। अगर उसका कोई सबूत ही नहीं है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उस समय वैज्ञानिक भी हुआ करते थे, उसके पास सूक्ष्मदर्शी हुआ करते थे जो कि अंतरिक्ष में खगोलीय पिंडों को वो देखते थे। तो उस प्रकार की हमें चीज़ नहीं मिला है, इसलिए हम इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि इतिहास में वैज्ञानिक नाम का कोई चीज़ हुआ करता था, ठीक है। तो ये तो था बहुत ही बेसिक चीज़ जो कि इस पुस्तक में दिया गया था। हमारा जो उद्देश्य है एनसीईआरटी को यूपीएससी लेवल में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि लोग कहाँ रहते थे। तो नर्मदा नदी का पता लगाओ जाकर। तो नर्मदा नदी हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो गाइस सबसे पहले आप इस बुक में, अगर आपके पास बुक है तो ज़रूर आप इसको पढ़िएगा, और अगर बुक नहीं है तो एक ऐप का मैं लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने 24 घंटे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो जाकर जुड़ जाइए। तो देखिए इस मैप में आपको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी, जहाँ पर सबसे पहले लोग रहा करते थे। इसमें बहुत कुछ और भी जानकारी दी गई है जिसे पढ़ने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे,
यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग थे उनमें से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों से जाकर अपने पेट को भरने के लिए भोजन इकट्ठा करते थे। वे भोजन के रूप में जड़ों हो गया, फलों हो गया या फिर जंगल में अन्य उत्पाद हो गया, उनको इकट्ठा करते थे। एवं उनमें से ऐसे बहुत से लोग थे जो शिकार भी करते थे। अच्छा, इतिहास में हम शिकारियों को आखेट कहते हैं। क्या कहते हैं? आखेट कहते हैं। ठीक है, आखेट कहते हैं। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नर्मदा नदी है वहाँ पर इतिहास में सबसे पहले लोग रहा करते थे जो कि कुशल संग्राहक थे एवं वह भोजन के लिए जंगल पर निर्भर रहते थे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? अब तुम जाकर उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी का जाकर पता लगाओ। ठीक है, तो गाइस और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और एक चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है कि इस बुक में जो इम्पोर्टेंस मैप दिया रहा है उसको आप ज़रूर एक ब्लैंक मैप में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल में कुछ इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलता है जो कि मैप बेस होता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए कहेगा, वहाँ पर किरथर पहाड़ियों का पता लगाने के लिए कहा जाएगा। तो गाइज चलिए हम देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। तो आगे ये कह रहा है कि तुम जाकर उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी का पता लगाओ एवं इसी नदी के सबसे पहले चलिए हम ढूंढ लेते हैं हम क्यों पढ़ें। पहले हम उस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मैं ताजमहल के बारे में कितना भी ज्ञान की चीज़ क्यों ना कहूँ, आपको 10 से 20% ही दिमाग में घुसेगा। लेकिन अगर आप ताजमहल को रियली में देखने जाएंगे और वहाँ पर अगर कुछ आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो वह जानकारी आपको लाइफ टाइम रहने वाला है। ठीक है, तो पहले किरथर एवं सुलेमान पहाड़ी को यहाँ पर देखेंगे। उत्तर पश्चिम की बात यहाँ पर किया था, तो ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी देखने को मिलता है जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ था चलिए देखते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री एवं पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ एवं जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कौन कौन से फसल? गेहूं एवं जौ की फसल को उपजाना आरंभ किया। ठीक है, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक, एवं वे लोग कहाँ रहते थे? गाँवों में रहते थे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको जो जो चीज़ नोट करने के लिए कह रहा हूँ केवल उन्हीं को नोट कीजिएगा, ना तो आपका जो नोटबुक है वो बहुत ही बड़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा? किरथर पहाड़ी जो है उसमें सबसे पहले स्त्री एवं पुरुष दोनों ने मिलकर गेहूँ एवं जौ की फसल को उत्पादन करना स्टार्ट किया एवं वो भेड़, बकरी एवं गायों को पालतू बनाते थे और गाँव में रहते थे। चलिए आगे ये कह रहा है कि तुम जाकर अब उत्तर पूर्व में गारो एवं मध्य में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। चलिए, तो इस मैप में यहाँ पर गारो पहाड़ी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर विंध्य पहाड़ी देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में। तो इसमें क्या कुछ यूनिक दिया हुआ है, चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। क्या? कृषि का विकास हुआ। और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह क्षेत्र कौन सा था? विंध्या था। विंध्याचल पर्वत में हमें सबसे पहले चावल की खेती देखने को मिलता है। चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं, अगला आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो चलिए हम पहले सिंधु एवं इसके सहायक नदियों का पता लगाते हैं कि आखिर वे नदी कौन कौन से हैं जो सिंधु के सहायक नदी कहलाते हैं। तो गाइज सिंधु के 5 सहायक नदी हमें देखने को मिलता है, जिसमें से सबसे पहला नदी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। तो इसको हम देख लिया मानचित्र पर, जो कि पाकिस्तान एवं भारत में
देखने को मिलता है इसकी जो अफवाह क्षेत्र है वो। ठीक है, तो इसका अफवाह क्षेत्र हमने देख लिया जो कि पाकिस्तान में एवं भारत में देखने को मिलता है। लेकिन सहायक नदी क्या होती है, इसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो नगर हमें कहाँ देखने को मिला, सिंधु एवं उसके सहायक नदी के आसपास वाला इलाकों में। तो ये नगर था, शहर था। अभी आप अगर जीके कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े शहर है वो नदियों के किनारे पर ही बसा होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि नदी में उस समय आवागमन के लिए अच्छा साधन हुआ करता था। उसके आसपास का क्षेत्र कृषि के लिए अनुकूल था और वहाँ पर लोगों को अच्छा खासा मिल जाता था क्या, खाने का सामान, क्योंकि जंगल इलाका हुआ करता था और लोग वहाँ पर आरंभिक लोग जो कि खाना पकाने नहीं जानते थे वे थोड़ा सा जंगल पर ही निर्भर रहते थे, इसीलिए वे नदियों के किनारे पर ही जाकर बसते थे। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा जो समुद्री की तटवर्ती इलाका है वहाँ पर नगरों का विकास कब हुआ, 2500 पूर्व हुआ। ठीक है, तो गंगा नदी पर हमें देखने को मिला 2500 पूर्व नगर का विकास हुआ एवं जो 47 वर्ष पूर्व है वहाँ पर हमें सिंधु नदी पर कुछ शहर देखने को मिला। आगे देखते हैं कि आगे आखिर क्या कहा गया है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो चलिए सोन नदी के बारे में देख लेते हैं कि जो सोन नदी है वो गंगा की एक सहायक नदी है और ये गंगा पर जाकर मिल जाती है पटना के आसपास वाला इलाके में जाकर। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं कि जो ये सोन नदी है इससे क्या इतिहास में हमें जानकारी मिलती है। तो गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाया। ठीक है, जो कि वर्तमान में हम इसे बिहार के नाम से भी जानते हैं। और इस क्षेत्र का जो राजा हुआ करता था, शासक हुआ करता था, वो काफ़ी शक्तिशाली था और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। देश के अन्य हिस्सों में हमें इसी प्रकार के कुछ राज्यों की इतिहास देखने को मिला है जो कि नदियों के किनारे पर फला फूला। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत हो गया, पहाड़ी हो गया, रेगिस्तान हो गया, नदी तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरा होता था, फिर भी जो कि उन लोगों का यात्रा असंभव नहीं था। वो अपने पेट के लिए या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन करते रहते थे तथा कभी लोग काम के तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए एवं रोचक स्थानों की खोज की चाह में बहुत उत्सुक थे और वे यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है, आज हम यात्रा क्यों करते हैं गाइज, ये कॉमन प्रश्न है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो इसको याद होना चाहिए। याद क्या, आपको पता ही है कि हम यात्रा इसलिए करते हैं ताकि हमें अच्छा पर्यावरण मिल सके, हमें अच्छा संसाधन मिल सके, हमें सुविधा मिल सके। बहुत ऐसे यूपीएससी के एस्पिरेंट है जो कि अपनी तैयारी मुखर्जी नगर में जाकर कर रहे हैं क्योंकि उसके आसपास के क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है जिससे उसको आईएएस बनने में सफलता मिले, इसलिए वो यात्रा करते हैं। ठीक है,
और इस बुक में कुछ दिया हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप से रिलेटेड। तो भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप जब भी वर्ड आप सुनते हैं तो आपके मन में ऐसा विचार जाता है कि भारत के पड़ोसी देश को ही हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ अन्य देशों को भी जोड़ना होगा, तब ये आपका सोच कंप्लीट होगा। तो गाइस, उपमहाद्वीप में भारत के अलावे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान, इस चीज़ को याद रखिएगा, ईरान, चीन एवं म्यांमार को जोड़कर इसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। ईरान याद रखिएगा कि भारत के पड़ोसी देश एवं ईरान मिलकर इसको हम कहते हैं उपमहाद्वीप। ओके, चलिए देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है कि देश के नाम। तो भारत देश का नाम क्यों पड़ा? भारत जो है ये काफ़ी प्यारा सा देश है। यहाँ पर समय समय पर बहुत ऐसे विदेशी यात्री आते रहे हैं और उनके हिसाब से भारत का नाम परिवर्तन होता गया, लेकिन यहाँ का कल्चर कभी परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ के संसाधन को लूटकर अपने मुल्क ले गया, अपने देश ले गए, लेकिन उन्होंने भारत को थोड़ा सा भी बिगाड़ने में असमर्थ रहे। तो भारत जो कि एक बहुत ही विशाल देश हुआ करता था उस समय, क्योंकि उस समय भारत उपमहाद्वीप कहलाता था। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में हम क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, जाइए दोस्तों, और अभी जाकर अपना एटलस खोल के ईरान और यूनान का पता लगाइए और वहाँ पर जाकर देखिए कि आखिर इनका लोकेशन क्या है, इन देशों की जो दूरी है भारत से कितनी है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग कितने मुश्किलों का सामना करके भारत उस समय आया करते थे। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों एवं यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित जो भू क्षेत्र है उसको इंडिया कहा। तो चलिए मैं आपको मैप में लेकर चलता हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा कि जो सिंधु नदी है उसके पूर्व में जो क्षेत्र था उसी को उन्होंने इंडिया कहा। तो आपको दिशा का ज्ञान मेरे ख्याल से पहले से ही होगा। तो इस प्रकार आप एक प्लस का चिन्ह दीजिएगा और इसके उत्तर में ये उत्तर हो जाता है, ऊपर में उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। ओके, तो देखिए ये रहा सिंधु नदी और सिंधु नदी के पूरब में जो क्षेत्र था उसी को उन्होंने इंडिया कहा। किसने कहा इंडिया? यूनानी एवं ईरानियों ने। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आगे आखिर उन लोगों का क्या कहना है जो इस बुक को लिखा है। ठीक है, आपको बहुत ऐसे बुक मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग लेखकों का अलग अलग विचार है, पर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इसीलिए हम इसी के आधार पर बताएंगे। और यहाँ पर आपको भारत भी देखने को मिलता है। इंडिया को हम भारत भी कहते हैं, लेकिन भारत क्यों पड़ा? तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उस समय एक समूह था, लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल्स, जिसे हम भारत कहते थे। और उसका संस्कृति में आरंभिक ऋग्वेद में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि ऋग्वेद में देखने को ये मिलता है कि उस समय लोगों के समूह को भारत कहा जाता था और इसके बाद इसका प्रयोग भारत के नाम पर होने लगा, यानी हमारे देश के नाम पर। अतीत के बारे में कैसे जाने? तो गाइस, अतीत के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो उस समय लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर, ताम्र लिपि में लिखे गए पुस्तक हो गया, शिलालेख हो गए, या फिर उस समय स्थित किसी लोग से जानकारी लेकर
आदि से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अतीत की जानकारी हमें कई तरीकों से प्राप्त हो सकती है। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती थी। ओके, तो गाइस पांडुलिपि का अर्थ हाथ से लिखी हुई पुस्तक से है। वे पुस्तक जो हाथ से लिखी हुई होती है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। लैटिन शब्द में मेनू का अर्थ होता है हाथ। ओके, तो ये जो पांडुलिपि है इसको प्राय जो तार के पत्र होते हैं, ताल के जो पत्ता होता है जो कि हिमालय क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है उसमें लिखा जाता था। और जिस कारण से ये हमें आज उतना ज़्यादा नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो तार के जो पत्ता है जिसे हम भोजपत्र भी कहते हैं उसमें लिखा जाता था, वो कीड़ा मकोड़ा द्वारा खा गया है। मतलब वो ख़त्म कर दिया, पचा दिया है। कीड़ा मकोड़ा उसको अपने पेट में निगल लिया है, जिस कारण से वो आज हमारे पास मौजूद नहीं है। जो कुछ भी बचा हुआ है वो आज हमारे पास म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर ये चीज़ लिखा हुआ है कि इतने वर्षों में इसमें से कई जो पांडुलिपियाँ है उसको कीड़े ने खा लिया अथवा कुछ नष्ट कर दिए गए हैं। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं जो कि प्राय पांडुलिपि जो कि मंदिरों, विहारों एवं म्यूजियम में हमें देखने को मिलता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजा रानियों के जीवन, औषधि विज्ञान आदि के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य हो गया, महाभारत जैसे हो गया, कविताएं, नाटक आदि भी हमें कुछ इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इसमें से कुछ संस्कृत में लिखी हुई है जबकि अन्य प्राकृतिक एवं तमिल में लिखी हुई है। ये चीज़ नोट कीजिएगा कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो संस्कृति के साथ साथ प्राकृतिक एवं तमिल में भी लिखी हुई है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उस समय आम लोग किया करते थे। ओके, आम लोगों का भाषा था प्राकृतिक का भाषा। हम अभिलेखों का यह अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे कि अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो गाइज आपको पता है कि जो अशोक था, अशोक के शिलालेख पत्थरों पर वो अपने उद्देश्यों को लिख देता था ताकि लोग उसको पढ़ सकें। और हम कहें कि ये एक प्रकार का संविधान ही है जो सबसे पहले अशोक ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो कि पांडुलिपि के पांडुलिपि से हम कहें कि ये एक अच्छा सोच था, क्योंकि पांडुलिपि बर्बाद हो जाता था और ये जो पत्थर पर लिखा हुआ था वो काफ़ी दिन तक मौजूद है, अभी भी हमारे पास देखने को मिलता है। तो गाइस इसको हम अशोक के जो शिलालेख है ये 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था और इन शासक के विषय पर हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से। इसलिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। चलिए, अगर आप थोड़ा सा फ्रेश हो चुके हैं तो आप बताने का प्रयास कीजिए कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने में क्या लाभ थे। सोचिए थोड़ा सा कि हम अगर कठोर सतहों पर यानी पत्थरों पर, लोहे पर अगर हम कुछ लिखवा देते हैं तो उससे क्या लाभ होगा। मेरे ख्याल से आपने सोच लिया होगा कि अगर हम कठोर चीज़ पर लिखवाते हैं तो वो ज़्यादा समय तक टिकेगा, उसमें किसी भी प्रकार के कीड़ा मकोड़ा, प्राकृतिक आपदाओं से उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, तो इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी है और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पुरातात्विद। पुरातात्विद का मतलब क्या होता है? वे लोग जो हिस्ट्री के चीज़ों को, इतिहास की चीज़ों को
अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पुरातात्विद कहते हैं। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषण और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन एवं खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की ईंटें तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे ठोस तथा जल्द नष्ट ना होने वाले होते थे। पुरातात्विद जानवरों, हड्डियों और मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानकारी मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे और वनस्पति के अवशेष में बहुत मुश्किल से बच पाते थे, क्योंकि जो वनस्पति है वो सड़ गल जाते थे। यदि गन्ना के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़ा जल जाता है तो वे जले हुए रूप में हमें देखने को मिलता है। आप देखने को मिलेगा कि जो जला हुआ चीज़ है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले हैं? तो चलिए देखते हैं कि क्या मिले होंगे। वैसे तो अभी हम तैयारी को स्टार्ट किए हैं और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही हम हिस्ट्री में थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट या स्टूडेंट को लगता है। तो जो पांडुलिपि है, अभिलेख है, पुरातात्विद है, उन्होंने जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों से कौन कौन चीज़ों से, जो पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, पुरातात्व हो गया, इन चीज़ों से उन्हें जो कुछ भी जानकारी मिलता है उनके लिए वो स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमें स्रोत मिला है, सोर्स मिला है, कुछ तो गड़बड़ है दया। उसी प्रकार वो स्रोत शब्द का प्रयोग करता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से स्पष्ट होती है कि अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। पुनर्निर्माण का मतलब कि लोग ये करते थे, वो करते थे, एक बार वे करके चल गए, लेकिन हम अगेन ये निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं कि लोगों का जीवन कैसे था, वो क्या करते थे, कहाँ रहते थे। ये सब हमें अतीत से मिली हुई वस्तुओं के अध्ययन से ही पता चलता है। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया? ये यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है, जो कि गाइस हमारे यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो कि तिथियां है, इसका क्या मतलब है? अगर तुमने तिथियों की विषय में पूछा तो तुम शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या उसी तरह का कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के जो ईसा मसीह है उसके जन्म के तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, कितने बाद, 2000 वर्ष बाद ये घटना हुई। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को हम ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह से पहले के रूप में जानते हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपने आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, अध्ययन करेंगे। गाइस, यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि अंग्रेजी में हम BC लिखते हैं, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। और कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, जिसे हम हिंदी में ई कहते हैं, लिखा हुआ देखते हैं। उसका मतलब होता है एनो डोमिनी, जो कि लैटिन शब्द से बना हुआ। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह जन्म के वर्ष से। ठीक है, कभी कभी AD की जगह हम CE या BC की जगह BCI का प्रयोग करते हैं। CI अक्षर
का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीआई का हम बिफोर कॉमन एरा के लिए करते हैं। हम इन शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश जो देश है वहाँ पर इन कैलेंडर का प्रयोग सामान्य रूप से हो रहा है। विश्व के तिथियों के इन रूपों का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट यानी वर्तमान से पहले हैं। तो गाइज ये जो कि उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, सिर्फ तिथियों को याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर कुछ कल्पना करें दिया हुआ है जो कि हमें देखना नहीं है। हम चलिए इसको हल करते हैं कि आखिर कैसे इन प्रश्नों को सही किया जाए, क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते हैं आप मेंस के आंसर राइटिंग के लिए सक्षम नहीं होंगे। मतलब आप मेंस के आंसर राइटिंग के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें पूछा गया है और हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो क्यों ना हम कुछ समय देकर इसकी अभ्यास को थोड़ा सा देख लें। चलिए, आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। तो गाइज ये है जो पहला अध्याय का अभ्यास प्रश्न सब। तो आओ याद करें जो कि हम अलग पीपीटी में बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। जिस प्रकार आपने बचपन में इस प्रकार मैच किया करते थे उस प्रकार मैच करना है किसका सही मैच क्या होगा। तो गाइस देखिए मैं आपके लिए मैच करके लाया हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो हमने क्या देखा, देखिए इसमें हमारा रिवीजन भी हो रहा है कि नर्मदा घाटी में हमने सबसे पहले क्या देखा कि लोग वहाँ पर शिकार करते थे और संग्राहक थे। मगध एक बड़ा राज्य हुआ करता था जो कि सोन नदी के किनारे पर हमें देखने को मिला। ठीक है। गारो पहाड़ी आरंभिक कृषि वहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है। सिंधु एवं इसकी सहायक नदी आरंभिक नगर देखने को मिला था। गंगा घाटी में हमें लगभग 2500 पूर्व नगर देखने को मिला। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें आपका रिवीजन भी हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है वो आपको बताना है कि हमने विंध्याचल पर्वत को देखा था एवं विंध्याचल पर्वत में सबसे पहले लोगों ने क्या किया था ये आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितना तेज है। चलिए आगे चलते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है कि जो पांडुलिपि है ये पांडुलिपि तथा अभिलेख जो है ये इसमें क्या अंतर है आपको बताना है। तो पांडुलिपि जो कि हाथ से लिखा हुआ था और जो अभिलेख था वो किसी कठोर चीज़ पर लिखा हुआ था। तो पांडुलिपि प्राय पत्तों पर भोजपत्रों पर हाथ के माध्यम से लिखा हुआ था, जबकि जो अभिलेख था वो पत्थरों या धातु जैसे कठोर सतहों पर लिखा हुआ था। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, जो रसीदा के प्रश्न को पीछे फिर से पढ़ो कि रसीदा ने आखिर क्या कहा था। रसीदा ने कहा था कि 100 साल पहले क्या हुआ इसका पता कैसे लगाएंगे। तो गाइज हमने पहले ही इस बात की चर्चा कर लिया था कि जो अतीत की जानकारी हमें देता है वो पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, पुस्तक हो गया। तो इसमें हम लिखें कि हमें अतीत के बारे में पांडुलिपि अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावे ईंट और पत्थरों की बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्ति, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्के आदि के द्वारा भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक द्वारा पाए जाने वाली सभी पुस्तकों की एक सूची बनाओ और इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थरों की बनी हुई हो सकती है। तो गाइज उस समय पत्थरों की क्या बनी होती, तो सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र की मूर्तियाँ, औजार, हड्डियाँ नहीं हो सकती है। इनमें से आपको चुनना है गाइज, इनमें से चुनना है, इन सातों में से चुनना है कि आखिर इनमें से कौन कौन सी चीज़ है जो कि पत्थर की बनी हो सकती थी। यहाँ पर ये आपको नहीं बोल रहा कि बनी थी, तो हड्डी तो नहीं होगा, ये पहला कट गया। तो चलिए इसके लिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इमारत
हथियार, औजार और मूर्तियाँ जो कि इतिहास में हमें पत्थर की बनी हुई मिलती है। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं करते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचती थी? तो ये इतिहास में जो स्त्री एवं पुरुष है इसका विवरण हमें क्यों नहीं देखने को मिलता है? उदाहरण, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे क्योंकि उस समय कोई तो ब्लॉगर नहीं था। ब्लॉगर होता तो वो ब्लॉगिंग करता कि आज हमने ये किया, यानी एक डेली वर्क का वो विवरण रखता है ब्लॉगर, ठीक है। तो वो ब्लॉगर नहीं था, उसके पास कोई मशीन यानी यंत्र नहीं था, उस प्रकार कैमरा नहीं था जो कि अपने वर्तमान को कैप्चर कर सके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, जिसके लिए वो इसको नहीं उतना सोच समझ कर रखते थे, ठीक है, लिख कर नहीं रखते थे। तो गाइस इस प्रकार के कुछ आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कल हम इसके अगले अध्याय को पढ़ेंगे। कल आपको मिल जाएगा इसका अध्याय 2। आखेट जो होता है वो खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक के सफ़र को हम कल देखेंगे कि कैसे लोगों ने पहले शिकार किया करते थे, भोजन को वो इकट्ठा करते थे, महीना भर रख कर खाते थे। उसके बाद वो भोजन को उत्पादन करना आरंभ किया, जिससे उन्होंने एक स्टेबल लाइफ जीना स्टार्ट किया, उन्होंने घर बनाने स्टार्ट किए। तो इस प्रकार की कहानी को हम कल अच्छा से समझेंगे गाइस। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।